हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी सीरीज में आज की हमारी ये वीडियो है जिसमें हम लिटरेचर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस आई होप आपने देख ली होंगी, और अगर किसी ने नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर देखें। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है और साथ ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए आवश्यक है। ठीक, अब इसी सीरीज में आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन, ये लिटरेचर स्पेशल वीडियो है हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, where exactly did Wordsworth first espy the 10,000 daffodils mentioned in his poem Daffodil? देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि वेयर एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली वो कौन सा स्थान था जहां पर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट स्पाई द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन इन हिज पोएम डैफोडिल। उनकी जो पोएम में 10,000 डैफोडिल्स की बात की गई है वो कहां पर एग्जैक्टली किस स्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑप्शन है आपके लिए, हाई ऑन द हिल्स एंड वैल्यूज, high on the hills and vales, on the Milky Way at night, beside the lake beneath the trees, या फिर beside the trees। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, डैफोडिल जो है वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम है, और आई होप आपने इसकी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है फर्स्ट लाइन का भी और लास्ट लाइन का भी। ओके, यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो एग्जैक्टली कौन सा स्थान है? वो है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, एग्जैक्टली वेयर वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एस्पाई द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन हिज पोएम डैफोडिल्स। ओके, अब डैफोडिल क्या है? डैफोडिल इज अ लिरिक पोएम। ओके, और वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस वर्क दिस इज, द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट। ये एक इवेंट से इंस्पायर्ड है, ये ध्यान रखना है। और ये इवेंट कब घटित होता है? 15th of April 1802 को, in which Wordsworth and his sister Dorothy came across a long belt of daffodils. Okay, it was published in, और अगर इसकी पब्लिकेशन डेट की बात करें डैफोडिल की, वो पब्लिश कब होती है? 1807 इन पोएम्स ऑफ इन 2 वॉल्यूम। ओके, एक इनका पोएटिक कलेक्शन था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, उसमें। Okay, now moving to the next question. Question second is, when according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eye? बताइए, वर्ड्सवर्थ के द्वारा according to Wordsworth कब daffodils flash upon his inward eye? ऑप्शन है, when he is in jocund company, when he is in a vacant and pensive mood, when he is on his wanderings, and when he is asleep and dreaming। यहाँ पे देखिए ये छिपा हुआ है, इसे लिख लेते हैं हम ड्रीमिंग। ठीक है, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्हेन ही इज इन वेकेंट एंड पेंसिव मूड देन द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। दिस इज द इजीएस्ट वन। बताइए, शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है? जैसा कि आपको पता है, शेक्सपियरियन सोनेट जो लिखे जाते हैं वो 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो क्वार्टेन की राइमिंग स्कीम क्या होगी और कपलेट की क्या होगी? यस, राइमिंग स्कीम है ABAB CD EF EF GG। ओके, सॉरी, आई थिंक ये वाला ऑप्शन नहीं है हमारा, ABAB CD EF EF GG। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे GH दिया था इसलिए रॉन्ग था ये। ओके,
Now moving to the next question. द ग्लोब थिएटर ओपन इन, बताइए ग्लोब थिएटर कब ओपन होता है? ऑप्शन है 1585, 1593, 1599, 1603। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, अगर हम ग्लोब थिएटर की बात करें तो ग्लोब थिएटर किससे एसोसिएटेड है? ये है विलियम शेक्सपियर से, ठीक है, शेक्सपियर से एसोसिएटेड है। ओके, और अगर हम इसकी ओपन की बात करें, मतलब इसकी ओपनिंग सेरेमनी कब है, तो ये होता है 1599 को ओपन, ठीक है, बाय शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question 5 is, his life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man। बताइए किसके बारे में कही गई ये बात और किसने कही है? सॉरी, आई थिंक इसमें ये पूछा गया है कि किसने किससे कहा है ये, ठीक है। ऑप्शन है एना बारबरस ऑन एंटनी, ब्रूटस ऑन सीजर, क्लियोपेट्रा ऑन एंटनी, या फिर मार्क एंटनी ऑन ब्रूटस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, अगर इस लाइन को की बात करें तो ये लाइन आती है एक्ट 4 सीन फर्स्ट, सॉरी सीन 5 में। एक्ट 4 है, सॉरी 5, जस्ट अ मिनट, एक्ट 4 सीन 5 में। ओके, और कौन कहता है? मार्क एंटनी ऑन ब्रूटस। ओके, Mark Antony has said the above sentence to Brutus in Julius Caesar। ठीक है, जूलियस सीजर की ये लाइन है, एक्ट 4 सीन 5 में आती है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हु मेड द फॉलोइंग कमेंट ऑन फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास? देखिए, लीव्स ऑफ ग्रास एक पोएटिक कलेक्शन है, ठीक है, और इसमें ये पूछा गया है कि इसकी जब फर्स्ट पब्लिकेशन हुई थी तो ये कमेंट किसने किया था? हु मेड द फॉलोइंग कमेंट? कमेंट इज द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज येट कंट्रीब्यूटेड। तो किसने कहा था ये कमेंट? ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, R.W. इमर्सन, H.D. थॉरियो एंड अर्नेस्ट हेमिंग्वे। क्या है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, the statement, the most extraordinary piece of wit and the wisdom that America has yet contributed, appeared in letter of white man from Ralph Waldo Emerson। ओके, R.W. इमर्सन ने एक लेटर लिखा था व्हाइट मैन के लिए और उसमें ये कहा गया था, ठीक है, और इसकी डेट थी 21 जुलाई 1855। ओके, इसमें कहा गया था, डियर सर, आई एम नॉट ब्लाइंड टू द वर्थ ऑफ द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। आई फाइंड द मोस्ट, उसके बाद
the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed. Okay, now moving to the next question. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी ध्यान रहे, इसका राइट आंसर है इमर्सन. ठीक है, RW इमर्सन. और अगर RW इमर्सन के मतलब RW की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ये क्या है? यस, RW की फुल फॉर्म राल्फ वाल्डो इमर्सन. ओके, राल्फ वाल्डो इमर्सन. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Which of the following Shakespearean plays is in the correct chronological order? देखिए यहाँ पे जो शेक्सपियर के प्ले दिए गए हैं उनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है उनकी पब्लिकेशन डेट्स के अकॉर्डिंग. ओके, तो देख लेते हैं. अगर इनमें देखें कौन कौन से प्ले हैं, किंग लियर, हैमलेट, मच एडो अबाउट नथिंग एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा. इन चारों की पब्लिकेशन डेट ही हमें देखनी है. ओके, तो अगर हम मच एडो अबाउट नथिंग की बात करें तो ये पब्लिश होता है, देखिए यहीं से देख लेते हैं. अगर हम किंग लियर की बात करें तो किंग लियर का पब्लिश होता है, ये होता है पब्लिश कहें या रिटन कहें, ये लिखा जाता है 1605 में, क्योंकि इनकी पब्लिकेशन डेट तो इनके फर्स्ट फोलियो के अकॉर्डिंग है 1623. ओके, तो हम रिटन डेट के अकॉर्डिंग इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट कर रहे हैं. किंग लियर 1605 और कहीं कहीं पर लिखा गया है 1606 को. ठीक है, किंग लियर का. और अगर इससे आगे बात करें हैमलेट की तो हैमलेट ये लिखा जाता है 1599 को. ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें मच एडो अबाउट नथिंग की तो ये रिटन किया जाता है 1598-99. ओके, ये इसकी रिटन डेट है. और अगर उसके बाद हम बात करें ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की तो ये रिटन होता है 1603 को और पब्लिश होता है 1609 को. ओके, तो अब इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्डर सेट करें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सोचिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. देखिए सबसे पहले क्या आएगा, मच एडो अबाउट नथिंग जिसकी डेट ये थी 1598-99. ओके, उसके बाद आएगा हैमलेट. हैमलेट की डेट जो रिटन डेट थी क्या थी 1599. ओके, किंग लियर की डेट 1606 मान लीजिए, 1605 मान लीजिए. और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा हम लास्ट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी पब्लिकेशन डेट जो दी गई है वो 1609 है. ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Now moving to the next question. Question number 8. Which one out of the following is not written by Nissim Ezekiel? बताइए नीचे दिए गए वर्क्स में से कौन सा वर्क निसीम एजिकल ने नहीं लिखा है. ऑप्शन है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, अ टाइम टू चेंज, द प्रोफेसर, बेज ऑफ लॉन्गिंग्स. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? विच वर्क इज नॉट रिटन बाय निसीम एजिकल? देखिए अगर हम एजिकल की बात करें तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन कौन नहीं जानता कि ये निसीम एजिकल का नहीं है, बहुत ही फेमस वर्क रहा है ये. ठीक है, अब अगर आगे बात करें अ टाइम टू चेंज, क्या निसीम एजिकल का है? यस, ये है अ टाइम टू चेंज. उसके बाद द प्रोफेसर भी निसीम एजिकल ने ही लिखा है, लेकिन वेज ऑफ बिलोंगिंग्स दिस इज नॉट रिटन बाय निसीम एजिकल. ओके, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा. द वेज ऑफ बिलोंगिंग्स इज नॉट रिटन बाय निसीम एजिकल. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Suo Bridge had a character created by the Thomas Hardy figures in. देखिए Suo ब्राइड हेड है. Suo ब्राइड हेड ये वाला कैरेक्टर जो थॉमस हार्डी के वर्क्स हैं उनमें से किस में देखने को मिलेगा? टैश ऑफ द अर्बरविल्स, मेयर ऑफ कैस्ट्रोबिस, रिटर्न ऑफ नेटिव, जूड द ऑब्सक्यूर. यस, कैरेक्टर का नाम है सू ब्राइड हेड. सोचिए, आंसर कीजिए.
क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है जूड द ऑब्सिक्यूर। ठीक है, जूड द ऑब्सिक्यूर इज अ नॉवेल रिटन बाय हार्डी। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन से ही समझ पा रहे होगे, हार्डी का है। ओके, पब्लिश्ड इन 1895, ये पब्लिश होता है 1895 को। इट वॉज हार्डीज लास्ट कंप्लीटेड नॉवल, और इसे माना जाता है कि हार्डी का लास्ट कंप्लीटेड नॉवल है। इट्स प्रोटेगोनिस्ट, अगर इसके प्रोटेगोनिस्ट की बात करें या मेन कैरेक्टर की बात करें, उसका नाम है जूड फेबल, फेबले भी बोल सकते हैं। ठीक है, जूड फैबले इज अ वर्किंग क्लास मैन, अ स्टोन मेसन who dreams of becoming a scholar. The other main character is his cousin Suo Bridehead, who is also his central love interest. Okay, now moving to the next question. Question 10 is, what does Wessex signify? आपको बताना है कि वेसेक्स जो एक इमेजनरी सिटी के नाम से विख्यात है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शन है द रेन इन विच the region या reign which is in which Hardy's novel are set, the reign in which Arkin Arryn's novel are set, the reign in which Bronte's sister lived, the hometown of George Eliot. देखिए, जिसका ये इमेजिनरी प्लेस है उसी का क्षेत्र माना जाएगा ना, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताइए, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है द रेन इन विच हार्डीज नॉवल सेट। ओके, क्योंकि ये इमेजिनरी सिटी जो इजाद करी है, जो बनाई है, डेवलप करी है, वो हार्डी नहीं की है। ओके, थॉमस हार्डी इज फेमस फॉर हिज नॉवल ऑफ 19th century रूरल लाइफ, रिच इन डिस्क्रिप्शन एंड डायलेक्ट। दे आर रिटन museums of vanished culture. Hardy set them in Wessex, an imaginary towards southwest England. Okay, moving to the next question. Question number 11. I hope मेरी वॉइस आपको क्लियरली सुनाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 11. In Hemingway's short story The Capital of the World, Paco is diminutive of, ऑप्शन है पिकाको, पिकाचू, फ्रांसिस्को या पैट्रिक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, पैको इज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज डिमिनेटिव ऑफ व्हाट? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसिस्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पैको इज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज डिमिनेटिव ऑफ फ्रांसिस्को। द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज शॉर्ट स्टोरी अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द स्टोरी टेक्स प्लेस इन मैड्रिड एंड फॉलोज पैको, अ यंगर वेटर apprentice, and he desired to become a matador. Next, question number 12. Just a minute. Identify from the option given below the feature that makes Keats' ode on a Grecian urn unique among other odes. देखिए, इसमें से हमें उस ऑप्शन को बताना है जो एक ऐसा फीचर है जो कीट्स द्वारा लिखे गए ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को यूनिक बनाता है अदर ओड्स के मुकाबले। ठीक है, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑप्शन है द टोन एंड द थीमेटिक एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल ओड, नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स विद सोनेट्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक बनाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है द टोन एंड द थीमेटिक एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल ओड। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
ध्यान नहीं है। अगर हम इसकी बात करें ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की, तो ये जॉन कीट्स ने लिखा था और पब्लिश कब हुआ था? ये 1819 में। ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टीरियस पोएम विद अ disarmingly simple setup and undefined speak looks at a Grecian urn, which is decorated with evocative images of rustic and rural life in ancient Greece. This ode is rich in tone and thematic element of the classical ode. Next, 13. A Boy's Bill is written by, बताइए, A Boy's Bill ये किसने लिखा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? अ बॉयज बिल, हु इज द राइटर? यस, ये वर्क है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। इनफैक्ट अ बॉयज बिल इज अ सबटाइटल ऑफ अ मेन वर्क। ओके, और ये एक पोएट्री कलेक्शन है अ बॉयज बिल, ठीक है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आती कब है ये? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो वो है 1874 टू 1963। ओके, एंड ये बुक कब पब्लिश होती है? ये पब्लिश होती है 1913 में। ओके, बाय डेविड नट इन लंडन। इट इज फ्रॉस्ट फर्स्ट कमर्शियली पब्लिश्ड बुक ऑफ पोएम्स इन 1915 इन अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Which among the following was not penned by Robert Frost? पेंड मतलब लिखा नहीं गया है। इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा? ऑप्शन है अ बॉयज विल, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, इन द क्लैरिंग द रेवन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऐसा कौन सा वर्क है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए, अ बॉयज विल अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही वर्क है। द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, दिस इज आल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड इन द क्लियरिंग इट इज आल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, लेकिन द रेवन, दिस इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, द रेवन इज नॉट पेन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। द रेवन इज अ नरेटिव पोएम बाय अमेरिकन राइटर एडगर एलन पॉय। नाम याद रखना, ये किसने लिखी है रेवन? एडगर एलन पॉय ने। ओके, Edgar Allan Poe. This poem was published in January 1845. ठीक है, now moving to the next question. Question number 15. The sexual jealousy is a theme in Shakespeare's. बताइए, शेक्सपियर के कौन से वर्क की ये थीम रही है, सेक्सुअल जेलसी? ऑप्शन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग लियर। What is the correct answer? Yes, जैसा कि आप देख के ही पहचान गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सेक्सुअल जेलसी किस वर्क की थीम है? तो ये है ओथेलो की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओथेलो। और अगर हम इसके सबटाइटल की बात करें तो वो क्या होता है ओथेलो का? मूर ऑफ वेनिस। ठीक है, दिस इज द सबटाइटल, मूर ऑफ वेनिस. It is a tragedy by William Shakespeare, believed to have been written in 1603 to 1604. Okay? आगे, it is based on the story Un Capitano Moro. ठीक है, एक मोरिस कैप्टन की जो स्टोरी इस पे बेस्ड है, बाय सिंथियो। ठीक है, अ डिसाइपल ऑफ बोकासियो, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1565. Now moving to the next question. Question number 16. In which of Hardy's novels does the scene of wife's auction take place? देखिए, अब आपको बताना है कि हार्डी का ऐसा कौन सा नॉवल है जिसमें वाइफ के ऑक्शन मतलब वाइफ की नीलामी का सीन दिखाया जाता है। ऑप्शन है टेस ऑफ द अर्बल्स, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मेयर ऑफ कैस्ट्रोबिल्स, रिटर्न ऑफ नेटिव। तो क्या है इसका राइट आंसर? यस, किसमें एक वाइफ के ऑक्शन को दिखाया जाता है? यस, इसका नाम है द मेयर ऑफ कैस्टरबिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द मेयर ऑफ कैस्टरबिस, और ये आता है 1886 को। ठीक है, हार्डीज नॉवल
इट्स सबटाइटल, अगर हम इसके सबटाइटल की बात करें तो वो है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन। ठीक है, अ लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसके बाद में ये भी लिखा हुआ है ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, दिस इज दी सब टाइटल ऑफ दिस वर्क। सॉरी, ये इरेज हो गया है। आई होप आप वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। ओके, तो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का अगर हम सब टाइटल की बात करें तो वो क्या है? द लाइफ एंड द डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इट इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ कैस्टरब्रिज। In this novel, Michael Henchard auctions his wife Suzanne. So the scene of wife's auction takes place in the present novel. Moving to the next question. Question 17 is the first printing press was introduced by. देखिए, पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने इंट्रोड्यूस की? कैक्सटन, मिल्टन, बेकन, शेक्सपियर। Who is the writer? इजी वन है ये भी। यस, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम कैक्सटन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विलियम कैक्सटन वाज एन इंग्लिश मर्चेंट, diplomat and writer. He is thought to be the first person to introduce a printing press into England in 1476. Next, question number 18. Lamb's essay are a sort of fragmentary autobiography. Out of the following pairs, find out which is mismatched. देखिए, Lamb's essay are a sort of fragmentary autobiography. ओके, अब आपको यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा पेयर मिसमैच्ड है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये लैम्ब के एस्से की ऑटोबायोग्राफी से ही लिए गए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है क्राइस्ट हॉस्पिटल, तो ये क्या है? लैम्ब्स ओल्ड स्कूल डेज है क्या? मतलब लैम्ब की जो ऑटोबायोग्राफी है ना, उसमें जो पार्ट दिए गए हैं उन पार्ट्स के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि कौन से पार्ट्स में बेसिकली क्या चीज़ दी गई है। ओके, तो पहला ये पार्ट दिया है इन्होंने ए में क्राइस्ट हॉस्पिटल, तो इसमें क्या लैम्ब्स का ओल्ड स्कूल डेज है ये। अगला है ब्लैक्समूर, तो ये लैम्ब्स बॉयहुड। नेक्स्ट है लव ऑफ ओल्ड वेंचर्स, लैम्ब्स ब्रदर, ओल्ड चाइना, मैरी लैम्ब। तो कौन सा पेयर मिसमैच्ड है? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, क्राइस्ट हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल नहीं था, बेसिकली ये इनके स्कूल का नेम था। ठीक है, तो ये वाला पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, लैम्ब्स ओल्ड स्कूल डेज। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम दूसरे की बात करें, ब्लैक्समूर, लैम्ब्स बॉयहुड, दिस इज आल्सो करेक्ट, एंड ओल्ड चाइना, मैरी लैम्ब, दिस इज आल्सो करेक्ट, लेकिन ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी, ऑप्शन सी। जस्ट अ मिनट। लवर ऑफ ओल्ड वेंचर, लैम्ब्स ब्रदर। ठीक है, दिस इज द रॉन्गली मैच्ड। इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज द ओल्ड वेंचर ऑफ द इनर टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन द लाइन? शेक्सपियर का कौन सा प्ले ये लाइन कंटेन करता है? मतलब किस प्ले में ये लाइन देखने को मिलेंगी? लाइन है देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ऑप्शंस हैं किंग लियर, हैमलेट, कॉरिलेनियस, मैकबेथ। तो किस में अपीयर होती हैं लाइंस? यस, there is a special providence in the fall of sparrow. These lines appears in the play Hamlet. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, Hamlet. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. शेक्सपियर्स सॉनेट्स। अब इनमें से बताना है कि शेक्सपियर का सोनेट का नाम क्या है। ऑप्शन है डू नॉट, सॉरी, सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए बेसिकली यहाँ पे, तो कौन सा है? डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन,
आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी ऑर्डल, या फिर आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। दिस इज ऑल्सो इजी वन। क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइए। शेक्सपियर के सोनेट्स किसके लिए डेडिकेटेड थे? यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। ओके, और WH की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ये है हेनरी रिथॉसली, ठीक है। और साथ में एक किसी और को भी डेडिकेटेड थे, वो कौन थी? अ डार्क लेडी। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें, ठीक है। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब हम डेली किसी चीज़ से जुड़े हुए रहते हैं तो वो क्वेश्चंस हमारे टच में रहते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम कभी भूल नहीं पाते, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो डेली के डेली आपको कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते रहने हैं। जैसे कि मैं डेली लिटरेचर का भी मॉक टेस्ट करा रही हूँ, आपको ग्रामर का भी मॉक टेस्ट करा रही हूँ, तो दोनों की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।